नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको बोला गया था कि डेली आपको एक जीएस का प्रैक्टिस सेट लगवाया जाएगा, तो कल का जो प्रैक्टिस सेट था वो हो चुका था। आज एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ठीक है, तो सेट पेपर दूसरा है आज। ठीक है, पुराने सेट पेपर हैं लेकिन क्वेश्चन ज़रूरी है। उनमें से एक दो क्वेश्चन की वजह से अपन को ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा पेपर नहीं है। ठीक है, आप खुद कमेंट करके बताइए किस तरह के आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आगे बढ़ाई जाएगी प्रक्रिया, अदरवाइज़ रोक दी जाएगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है आपके लिए क्या है, निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है। यानी इन चार में से जो कौन सा ऐसी चीज़ है जो क्या है स्वतंत्रता और स्वाधीनता में क्या है बाधक है। तो आपने पढ़ना है चारों ऑप्शन को ध्यान से। क्या है, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, निजीकरण या राष्ट्रीयकरण। आप खुद समझदार हैं, इसका एक ईजी क्वेश्चन है। केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है। ठीक है, केंद्रीकरण का मतलब होता है सत्ता को एक जगह इकट्ठा करना। ठीक है, और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि सत्ता को बांटना। निजीकरण का आपको पता होगा, राष्ट्रीयकरण का। तो इसका जो आंसर होगा आपके हिसाब से कौन सा होगा, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, निजीकरण या राष्ट्रीयकरण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीकरण, जो क्या है बाधक है। बाकी सारी चीज़ें बाधक नहीं है। जो ऑप्शन नंबर ए में केंद्रीकरण है, ये क्या है सत्ता का जो केंद्रीकरण होता है वो क्या होता है स्वतंत्रता में बाधक होता है। ठीक है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से स्थायी संस्था कौन सी है। तो ये क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी संस्था है, परिवार, राजनीतिक दल, रेड क्रॉस, यूएनओ। आप बताइए ज़रा, ऐसा कौन सी संस्था होगी जो आपकी स्थायी होगी। तो आप देख सकते हैं रेड क्रॉस क्या है, स्थायी संस्था हो सकता है कल बंद हो जाए। यूएनओ भी एक प्रकार से क्या जिन स्थापित। परिवार जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। परिवार कैसा है, कैसी है, स्थायी संस्था है। ठीक है, जो कभी इसको आप क्या है ख़त्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है। ध्यान से पढ़ना है सवाल को। निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। ए आमुख, बी स्थगन, सी भंग करना और डी बर्खास्त करना। तो आपने इनमें से लगभग चार शब्द या तीन शब्द सुने होंगे। जैसे स्थगन सुना होगा आपने, भंग करना सुना होगा, बर्खास्त करना सुना होगा, आमुख सुना होगा। तो संसद में इसमें से कौन सा शब्द संबंधित नहीं है। तो आपका बताइए जरा आंसर। तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर जो डी हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या, यानी कि संसद में ऐसा बर्खास्त करने लायक कोई चीज़ नहीं होती है। या तो उसका स्थगन होगा या भंग करना होगा या उसको आमुख किया जाएगा। ठीक है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को आपको कोशिश करनी है कि अधिक से अधिक आप क्या है उनके आंसर दे पाओ, और आपका जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना। ठीक है, 50 में से आपके कितने आपने स्कोर किया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप उसका भी बताएं, और अगर आपको नहीं चाहिए इस तरह की वीडियो तो वीडियोस को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। जो निर्वाचन आयोग होता है, इलेक्शन कमीशन, इनमें से कौन सा काम है जो उसके अंतर्गत या कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन नंबर ए, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना। ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करना। ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्राप्त करना। ठीक है, प्रदान करना। तो ये जो होगा आपको पता होगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप किस तरह से सर्किल करना बना के चलें। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव। क्योंकि आपको पता है भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, चुनाव होता है सांसद का, एमपीज़ का। ठीक है, उनमें से ही क्या है बहुमत दल का नेता जो है वो क्या चुना जाता है, बहुमत दल के नेता क्या चुना जाता है आपका प्रधानमंत्री। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल। क्वेश्चन कॉमन है, आसान है, लेकिन आने वाला है हमेशा। ठीक है, पहली महिला राज्यपाल बताइए ज़रा, सबको आता होगा। ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी, सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर डी, विजय लक्ष्मी पंडित। आपको पता होगा चारों की एक एक विशेषता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू क्या थी, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल। सुचेता कृपलानी कौन थी, स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। दोनों लोग कहाँ से थे, यूपी से। ठीक है, कहाँ से थे, यूपी। ठीक है, उसके बाद इंदिरा गांधी का आपको पता है पहली महिला
प्रधानमंत्री। दूसरी विजयलक्ष्मी पंडित, आपको पता होगा कौन है, कमेंट करके बताइए जरा विजयलक्ष्मी पंडित कौन थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP, ये जो शब्द है NNP इकोनॉमी की क्लास में पढ़ाया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन, ये सॉरी हाँ, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से क्या, निम्नलिखित में से क्या घटाया जाए। तो इन 4 ऑप्शन के हिसाब से देखना है, आपने क्या पढ़ा है वो नहीं। अप्रत्यक्ष कर, पूंजी उपभोग छूट, ब्याज या इमदाद। तो आपका जो आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा, जल्दी से बताइए। जो अप्रत्यक्ष कर हटाने से जो है NNP में से तो राष्ट्रीय आय निकल के आ जाएगी। परिभाषा जो है वो अलग है। इन 4 ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा, अप्रत्यक्ष कर को अगर NNP में से घटा दोगे तो राष्ट्रीय आय निकल आएगी। ठीक है, राष्ट्रीय आय क्या होती है आप कमेंट करके बताइए जरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7, मिलीजुली खेती से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। मिलीजुली खेती से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर 1, नकदी और खाद्य दोनों फसलों को बोना। नकदी और खाद्य दोनों फसलों का बोना। एक ही खेत में 2 या अथवा अधिक फसलों को बोना। ऑप्शन नंबर सी, एक वर्ष छोड़कर 2 अथवा अधिक पौधों को बोना। ठीक है, उसके बाद आपका पशुपालन और कृषि करना। कौन सी खेती, मिलीजुली खेती। तो आपका जो ऑप्शन का इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पशुपालन और खेती क्या कहलाती है, मिलीजुली खेती। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, किस बाजार संरचना में बाजार के मांग वक्र का प्रतिनिधित्व फर्म के मांग वक्र द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है, अच्छा है, आप पढ़ोगे तो अच्छे से आ जाएगा आपको। बाजार के मांग वक्र का प्रतिनिधित्व कौन, फर्म के द्वारा किया जाता है। तो बाजार फर्म के हिसाब से कब चलता है, जब क्या हो जाए बताइए जरा, एकाधिकार होने पर या अल्पाधिकार होने पर या द्विअधिकार होने पर या पूर्ण स्पर्धा पर। बताइए जरा, बताइए जरा क्या होगा इसका आंसर। तो आपको पता है जब बाजार जो है किसके हिसाब से, फर्म के हिसाब से चलने लगे तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, बाजार में एकाधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, सेंट्रल बैंक के परिमाणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। सेंट्रल बैंक का क्वेश्चन है, एक बार पढ़ना और आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, बैंक दर की नीति कराना। ठीक है, खुला बाजार प्रचलन कराना। तो आप नकदी रिजर्व रेशियो अनुपात रखना या नैतिक दबाव। तो बताइए जरा, बैंक, कोई भी बैंक हो उनमें से कौन सा आंसर नहीं हो सकता। तो बैंक दर नीति तो होगी, खुला बाजार प्रचलन भी होगा, CR तो होगा ही होगा। ठीक है, CRR। तो जो नैतिक दबाव है वो क्या है आपका आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से कौन सा जो है शामिल नहीं होगा, नैतिक दबाव किसी बैंक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है। ध्यान से पढ़ना, राजकोषीय नीति में कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है, ये ध्यान रखा करो, नहीं है पूछ रहा है या है पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन क्या फिर चलते हैं आगे। हाँ, ऑप्शन नंबर ए कहता है पूर्ण रोजगार। ऑप्शन नंबर बी कहता है कीमत स्थिरता। ऑप्शन नंबर सी कहता है संपत्ति और आय का न्यायोचित वितरण। या ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियम विनियमन। तो बताइए क्वेश्चन आपका क्या था, देख लीजिए एक बार फिर से। क्वेश्चन आपका क्या था, भारत की राजकोषीय नीति में सम्मिलित कौन सा नहीं है। ठीक है, इन 4 में से आपको बताना है, तो आपको आसान होगा बता पाना। क्या होगा जरा जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विनियमन, ये क्या है, ये राजकोषीय नीति का मामला नहीं होगा। ठीक है, या शामिल नहीं होगा, बाकी सारे राजकोषीय नीति में होगा। उसके बाद किसी प्रोग्राम में बग, दिख नहीं रहा होगा आपको, किसी प्रोग्राम में, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दिल्ली। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन हो गया आपका, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। आप जानते हो कि बग क्या है, स्टेटमेंट है बग, एरर है या सिग्नेचर है या ए और बी, बी और सी दोनों है। तो आपको पता होगा बग को क्या कहा जाता है हमेशा से, कंप्यूटर की भाषा में, प्रोग्राम की भाषा में एरर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन 12 क्वेश्चन क्या कहता है, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करता है, यानी भेजने का कार्य करता है। तो आपको पता है
बहुत अच्छे से अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर ए इंटरफेस, ऑप्शन नंबर बी इंटरप्रेटर, ऑप्शन नंबर सी मॉडेम, या IO पोर्ट, इनपुट आउटपुट पोर्ट। तो बताइए ज़रा, आसान क्वेश्चन है। तो ऐसी युक्ति जो क्या है कंप्यूटर की आउटपुट को टेलीफोन लाइन पर प्रेषित करती है, क्या कहलाती है? मॉडेम। सबको पता होगा मॉडेम, सब लोग जानते हैं, ठीक है। घर पर ब्रॉडबैंड वगैरह लगा होगा तो किस तरह से चलता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ब्रॉडबैंड। आपने देखा होगा जितने भी फाइबर कैफे वाले होते हैं उनके पास एक टेलीफोन भी होता है जो वो ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लिए रहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, सुपरनोवा क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी क्लास में पढ़ाया गया है, ठीक है। ऑफलाइन बैच में ज्योग्राफी की बैच में पढ़ाया गया था। क्या पढ़ाया गया था? सुपरनोवा क्या है? क्या है बताइए ज़रा। पुच्छल तारा है, या ग्रहिका है, या विस्फोटी तारा है, या ब्लैक होल है? सारी चीज़ें बताई गई थी। तो सुपरनोवा क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका विस्फोटी तारा। सुपरनोवा क्या है? एक विस्फोटक तारा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव सबको पता होगा, सरफेस टेंशन क्या होता है, फिजिक्स की क्लास में बताया गया है, ठीक है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या अपरिमित रहेगा? बताइए जरा, आसान क्वेश्चन है, बताया गया है फिजिक्स की क्लास में, ठीक है। जब भी किसी शुद्ध जल में डिटर्जेंट या निरमा या जो भी साबुन आप समझते हो वो डाला जाता है तो उससे क्या होता है, उसका जो पृष्ठ तनाव होता है, जो सरफेस टेंशन होता है, वो क्या होता है? हमेशा घट जाता है। याद रखना, क्या हो जाता है? घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप भी समय के हिसाब से समय लेते जाएं और अपना आंसर देते जाएं, ठीक है। क्वेश्चन को पॉज करके पढ़ें फिर उसका आंसर सोचें। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स की दृष्टि से, ठीक है। सारे ये दोनों क्वेश्चन, ये भी और ये भी, ठीक है। तो क्या है? भारहीन महसूस करने लगता है, किस कारण से करने लगता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिक्स में बताया गया है। उस स्थान पर शून्य होता है। क्या था क्वेश्चन? कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल उस स्थान पर शून्य होता है। नंबर 1, चंद्रमा के आकर्षण बल द्वारा संतुलित होता है। नंबर 2, नंबर 3, अभिकेंद्र बल के समान होता है, या सैटेलाइट विशेष प्रकार से डिजाइन किया जाता है। ये तो बिल्कुल ही गलत लगा हमें, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो समझने वाली बात क्या है इसमें, कि किसी भी व्यक्ति या किसी वस्तु का भार अगर पृथ्वी पर कुछ है तो भार होने का केवल और केवल एक रीज़न होता है, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल। क्या रीज़न होता है? भार। अदरवाइज द्रव्यमान के अलावा वस्तु में कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो केवल केवल एक रीज़न होता है, क्या? पृथ्वी का गुरुत्वीय बल, ठीक है। तो गुरुत्वीय बल के कारण ही होता है। तो क्या है, अगर गुरुत्वीय बल शून्य हो जाएगा तो वस्तु या व्यक्ति को क्या होगा? भारहीनता प्रकट या महसूस होने लगेगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखो, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? यानी सौर ऊर्जा का जो रूपांतरण है वो किस ऊर्जा में हो जाता है? ध्यान से सुनना है, प्रकाश वोल्टीय सेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए प्रकाशीय ऊर्जा का, दूसरा विद्युत ऊर्जा का, तीसरा ऊष्मीय ऊर्जा का, चौथा यांत्रिक ऊर्जा का। तो बताइए जरा, क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा, यानी कि सौर ऊर्जा को काय में बदलेगा? विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। कौन? प्रकाश वोल्टीय सेल, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल का दौरा किस कारण से होता है? क्या कारण होता है कि हार्ट अटैक व्यक्ति को हो जाता है, दिल का जो दौरा है वो होने लगता है? तो सबसे पहला आंसर ऑप्शन आपका क्या है? हृदय पर जीवाणु का हमला। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। हृदय गति का रुक जाना, ये तो हो ही जाता जब हमला होगा, यानी कि दिल का दौरा पड़ने का मतलब ही क्या होता है? हृदय गति रुकना। तो ये तो होगा नहीं। हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी, ये थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। उसके बाद आघात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा, ये कार्य में बाधा तो तभी आएगी जब आघात आ जाएगा, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो इस प्रकार से आप एलिमिनेट करके क्या कर सकते हो? केवल एक आंसर आ जाएगा आपका, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, यानी रक्त ढंग से पहुंचेगा नहीं तो पंप नहीं करेगा तो क्या होगा? आपकी हृदय गति
रुक जाएगी, या दिल का दौरा जिसे आप बोलोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? तो यानी क्या इसमें से होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया जो है वो क्या परिघटना होती है, वो क्या होता है इसमें, इन 4 में से? ऑप्शन नंबर ए, जब भ्रूण बनने की प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है। ये टेस्ट ट्यूब में नहीं होती है। ठीक है, जो भी होगा देखते हैं। अगला ऑप्शन आप देखिए ऊपर, दूसरा जो ऑप्शन है, जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है। ये भी देखते हैं क्या है। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है आपका, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक रूप से होता है। ये कुछ ठीक ठाक लग रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं, जब निषेचन आंतरिक होता है और विकास बाह्य होता है। ये भी हो सकता है, अगर देखा जाए तो एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो बताइए ज़रा कौन सा आंसर होगा? हमारे हिसाब से तो जो होना चाहिए वो होना चाहिए। तो ये जो हम जो सोच रहे थे वही आंसर होगा। इसका क्या होगा, जब निषेचन बाह्य रूप से हो और विकास आंतरिक रूप से हो, तो इस ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी परिघटना या टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? बायो की क्लास में सब चीज़ बताई गई हैं, एक एक क्वेश्चन आपका वहीं से है, फिजिक्स हो चाहे बायो हो चाहे केमिस्ट्री हो। ठीक है, चाहे इकोनॉमी हो। लार किसके पाचन में सहायक होती है, बताइए ज़रा। प्रोटीन, फाइबर, स्टार्च या वसा? जल्दी कमेंट करिए ज़रा। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो आपको बताया था लार से कौन सा टाइलिन एंजाइम निकलता है जो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बॉम्बे। और जितने भी बताए थे सब कमेंट करके बताना आप। ठीक है, प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है, वसा का पाचन किसके द्वारा होता है, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला 20, प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत बताइए। इनमें से जो होंगे प्रोटीन के अच्छे सोर्स जो होंगे, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, मांस और अंडा, कुछ शैवाल और अन्य सूक्ष्म जीव, सोयाबीन और मूंगफली, दूध और पत्तेदार सब्जियां। तो इनके हिसाब से क्या है, जो सोर्स ऑफ प्रोटीन अच्छे हों, प्रचुर मात्रा में रहे। ठीक है, आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, बल्कि आपको होना नहीं है कन्फ्यूज। ठीक है, तो जो आपको लग रहा होगा दूध भी हो सकता है, पत्तेदार सब्जियां भी हो सकती हैं, सोयाबीन और मूंगफली भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको जो आंसर लगाना है वो क्या होगा, आपका आंसर ए हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए, मांस और अंडा, जिसमें क्या है प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, बताइए ज़रा। अब अतिक्रियता यानी हाइपरथायरॉयडिज्म, या घोंघा, या मिजेड, या मधुमेह? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होगा किसकी कमी से। आयोडीन, अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। आयोडीन की कमी से कौन सा होता है, अब अतिक्रियता, या घोंघा, या मिजेड, या मधुमेह? सबको आने वाला क्वेश्चन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा रोग। ध्यान रखना कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, घेंगा रोग जो है आयोडीन की कमी से हो जाता है। ठीक, उसके बाद अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। किसकी उपस्थिति के कारण, तो हीमोग्लोबिन होगा, या वर्णी लवक होगा, या क्लोरोफिल होगा, या बातरंध्र? तो हीमोग्लोबिन तो ब्लड में पाया जाता है, तो ब्लड का रंग थोड़ी ना उसकी, तो क्या क्या कहते हैं उसकी, त्वचा का रंग बदलता है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा, क्लोरोफिल तो पत्तियों में पाया जाता है, ये होगा नहीं। बातरंध्र पत्तियों में पाए जाते हैं, ये होगा नहीं। तो ये वर्ण जो लवक होगा, यानी उसकी जो त्वचा में क्या है, एक ऐसे तरह का पिगमेंट होगा जिससे क्या है वो रंग बदल पाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, सोपान कृषि किसे कहा जाता है? सोपान कृषि किसे कहा जाता है? तो सोपान कृषि किसे कहा जाता है, बताइए ज़रा। पहाड़ों की ढाल पर उगने वाली, शुष्क क्षेत्रों में उगने वाली, बताइए ज़रा। पहाड़ों की ढाल पर उगने वाली, शुष्क क्षेत्रों में उगने वाली, छतों पर उगने वाली, या पहाड़ की चोटियों पर उगने वाली? बताइए सोपान के दी जल्दी से। तो जो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, पहाड़ों की ढाल पर उगने वाली जो खेती होती है, ऑप्शन नंबर ए, यानी जैसे चाय वगैरह। ये क्या है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। कुल्लू घाटी जो है वो किसके बीच स्थित है, ये देखना है आपको। ठीक है, तो
कुल्लू घाटी जो हो जाएगी आपकी किसके बीच स्थित है बताइए ज़रा। लद्दाख और पीर पंजाल के बीच, रणज्योति और नागटिब्बा के बीच, लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच, धौलाधार और पीर पंजाल के बीच। बताइए ज़रा, अच्छा क्वेश्चन है। कुल्लू जो घाटी है वो आपकी कहाँ है, लद्दाख और पीर पंजाल के बीच। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 नंबर आता है, नदियों के किनारे बसे शहर। ठीक है, ध्यान से पढ़ना और ध्यान से आंसर देना उनका। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी बनाई गई है या जोड़ी बना है, सॉरी। तो आपको क्या करना है, सही मिलान करना है। तो यानी कि एक तरफ शहरों के नाम है, एक तरफ आपके नदियों के नाम है। तो जबलपुर किस नदी के किनारे बसा है बताइए ज़रा, नर्मदा। पेरिस किस नदी के किनारे बसा है, सीन। लंदन किस नदी के किनारे बसा है, थेम्स या टेम्स। और लाहौर किस नदी के किनारे बसा है, रावी नदी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, यानी कि पहला जो ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह की नदियों के किनारे पे शहर एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपका 25 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा, अच्छे क्वेश्चन लग रहे होंगे, आपको आ भी रहे होंगे काफ़ी। आपको कम वीडियो के अंत में आपको काउंट करना है कि आप कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं 50 में से। ठीक है, अपना अपना स्कोर उसमें शेयर करना है। वीडियो को ज़रूरी नहीं है कि आप आधे घंटे 36 मिनट की वीडियो है तो पूरी देखें, आप 1.5 गुनी स्पीड में भी देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको होने चाहिए। ठीक, तो इसलिए कोशिश की जाती है कि आप छोटी वीडियो ही बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। ये क्वेश्चन अच्छा है। इस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती, किस तरह की असिंचित खेती की जाती है, ध्यान से देखना। ठीक है, असिंचित खेती का मतलब है किस तरह की असिंचित खेती। तो कनेरा के मैदान में, दक्कन के पठार में, गंगा के मैदान में या कोरोमंडल मैदान। कोरोमंडल तट तो है इसमें, तो पानी होगा, गंगा के मैदान में भी पानी होगा, तो ये तो क्वेश्चन हो नहीं सकता। कनेरा का मैदान और दक्कन का पठार बचा है, तो इनमें से जो आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दक्कन का पठार। इस वाले इलाके में क्या असिंचित खेती पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बॉम्बे आपका सही हो जाएगा, बी। ठीक है, इस तरह से एलिमिनेट किया करो ऑप्शंस को। ठीक है, तब जाके जल्दी हो पाते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे फिजिक्स में कह लो चाहे आपका केमिस्ट्री में, ज्योग्राफी में कह लो। ठीक है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा आने का जो कारण है वो पूछता है आपसे, क्या पूछ रहा है, तो क्या होगा, पृथ्वी का चंद्रमा पर, पृथ्वी का सूर्य पर, पृथ्वी पर सूर्य चंद्रमा का। जब आपको पता होगा कि ज्वार भाटा आने का केवल एक रीज़न होता है, जब पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा तीनों क्या हैं आकर्षण बल के साथ एक दूसरे को पर क्या है आकर्षण बल लगाएं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप भी कोशिश करें कौन सा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कमेंट करके बताइए जरा कितने घंटे बाद ज्वार आता है, कितने घंटे बाद भाटा आता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से व्यक्ति और घटना का सही मेल बताएं, यानी कि इनमें से कौन सा मेल सही है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको बताना है, सुल्तान मोहम्मद क्या सोमनाथ की लूट से संबंधित थे, मोहम्मद गौरी सिंध विजय से थे, या अलाउद्दीन खिलजी बंगाल के विद्रोह से थे, या मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज खान की चढ़ाई पर। तो ये आपको पता होगा, मोहम्मद गौरी और सिंध विजय का तो कोई मैच नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और अलाउद्दीन खिलजी और बंगाल का भी कोई इस तरह का कोई ऐसा मैच नहीं है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक और चंगेज खान की लड़ाई का भी कोई मैच नहीं है। तो केवल बचता क्या है, एक सोमनाथ की लूट से संबंधित है सुल्तान मोहम्मद। आप सोच रहे होंगे महमूद गजनबी भी था, तो हाँ वो भी था और ये भी था। ठीक है, उसी की सेना में होगा ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सुमेलित है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद सुल्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जरा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल और केवल सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, केवल सी। ठीक है, यानी केवल सी नहीं, सॉरी केवल एक सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसका आगे बढ़िए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा से। ठीक है,
डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, हड़प नीति। क्या होता है, हड़प नीति। तो हड़प नीति किसने चलाई थी, आपको पता होगा, हड़प नीति से आ जाएगा डॉक्टर, बताइए जरा, लॉर्ड वेलेजली ने चलाई थी, या लॉर्ड कर्जन ने चलाई थी, या लॉर्ड लिटन ने चलाई थी, या लॉर्ड डलहौजी। तो आपको याद होगा लॉर्ड डलहौजी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने क्या चलाया था, डॉक्टर ऑफ लैप्स, सॉरी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने इसीलिए इस पे क्या है, रेड कलर का मार्क किया है। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, आसान और आने वाला क्वेश्चन। विटामिन डी कौन सा, विटामिन डी से कौन सा रोग होता है, सारे विटामिन हमने आपको पढ़ा रखे हैं, या जिनने ऑफलाइन क्लास ली है, या एक हम वीडियो बना के डाल देंगे विटामिन की। ठीक है, ये सबको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कौन सा रोग होता है विटामिन डी की कमी से, सूखा रोग। बताइए जरा, स्कर्वी किससे होता है, विटामिन सी की कमी से, बेरी बेरी बी की कमी से। ठीक है, इस तरह से आपको करना है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 31, संत कबीर के गुरु कौन थे, ये भी आज सही क्वेश्चन है। संत कबीर के गुरु कौन थे, बताइए जरा। संत कबीर के जो गुरु थे वो थे गुरु रामानंद। कौन थे, गुरु रामानंद। अगला क्वेश्चन, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कारण था कि वो मोहम्मद जो बिन तुगलक था वो असफल था, मतलब कि था वो बहुत होशियार। ठीक है, क्यों, वह विक्षिप्त था, नहीं था, क्यों, क्योंकि वो होशियार था, विक्षिप्त नहीं था। उसके बाद वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था, वह उसने राजधानी दूसरे शहर बनाई, ये कोई रीज़न नहीं हो सकता। ठीक है, उसका उसने चीन के साथ युद्ध लड़ा, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ था उस समय। तो क्या होगा इसका आंसर, वह जो व्यक्ति था वो व्यवहार कुशल व्यक्ति नहीं था, या व्यवहारिक राजनेता नहीं था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बॉम्बे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बायोडीजल से संबंधित है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। बायोडीजल के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया बनाई जाती है, तो बताइए जरा, क्या हो सकता है इसका, ट्रांस एमिनेशन, अनुलेखन, ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन, या अनुवाद। तो ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि अनुलेखन हो नहीं सकता है, अनुवाद हो नहीं सकता है, ट्रांस एमिनेशन होता है, एमिनेशन से कुछ होता नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका सीधा सीधा आंसर आ गया ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन। ठीक है, तो ये जो आपका ऑप्शन सी है वो आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, कास्ट स्पिरिट क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए मैथिल एल्कोहल, ऑप्शन नंबर बॉम्बे बी एथिल एल्कोहल, सी ब्यूटिल एल्कोहल, या डी प्रोपिल एल्कोहल। बताइए जरा, कास्ट स्पिरिट, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, तो क्या हो जाएगा आंसर, कास्ट स्पिरिट क्या होती है, स्पिरिट मतलब एल्कोहल एक प्रकार का, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए जरा। कास्ट मतलब मैथिल एल्कोहल को ही क्या कहा जाता है, कास्ट एल्कोहल। ठीक है, कास्ट स्पिरिट। ठीक है, उसके भारत में किस प्रकार की, अगला क्वेश्चन है, भारत में किस नगर में 2 रेलवे जोन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे की दृष्टि से भी और जीके की दृष्टि से भी। कहीं पे भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन है, क्या है, 2 रेलवे जोन। ठीक है, कुल कितने रेलवे जोन है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो बताइए जरा, कहाँ पे 2 रेलवे जोन है, हुगली में है, या नई दिल्ली में है, या मुंबई में है, या जबलपुर में, बताइए जरा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, मुंबई। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, यानी कि मुंबई में 2 रेलवे जोन हैं। ठीक है, तो मुंबई नगर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 36। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य, आपको पता है सुरक्षा परिषद में कुल कितने 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से क्या होगा, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी। भारत है लेकिन अस्थायी सदस्य। ठीक है, तो इसके बाद इसका जो आंसर होगा बताइए ज़रा, इनमें से कौन सा होगा, काफ़ी कन्फ्यूजिंग वाला होता है लेकिन आपको याद रखना है कौन सा है, बताइए। रूस, कनाडा, चीन, फ्रांस, यूएसए, बताइए ज़रा, कनाडा है या नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर बॉम्बे। चीन, फ्रांस, रूस, क्या हो जाएगा? चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन, यानी यूएसए और यूके। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। इनमें से जरूर क्वेश्चन आपका आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बॉम्बे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। गगन नारंग, गगन नारंग जिनके नाम की सिफारिश राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए की गई थी, किस रूप में प्रसिद्ध है? अब ये क्वेश्चन जो होंगे वो कुछ पुराने क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बताइए जरा, पहले तो ये बताइए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अभी जो बदल के हुआ है वो क्या हुआ है, ठीक है। और 2021 में कितने लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो गगन नारंग जो थे वो क्या थे, बताइए जरा, कौन थे? एक मोटर कार रेसर थे, या क्रिकेटर थे, या हैं, या एयर राइफल शूटर हैं, या फुटबॉलर हैं? बताइए जरा, इसका आंसर क्या होगा? तो जो गगन नारंग जो है वो कौन है? एक एयर राइफल शूटर हैं, जिन्हें क्या है, भारत रत्न की, सॉरी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए सिफारिश की गई थी, जिनके लिए। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। पुरी में रथ यात्रा इंपॉर्टेंट है और आपने सुना भी होगा। पुरी में रथ यात्रा जो है किसके सम्मान में निकाली जाती है? बताइए जरा, बताइए, भगवान राम के सम्मान में, या भगवान विष्णु के सम्मान में, या जगन्नाथ के सम्मान में, भगवान जगन्नाथ के, या भगवान ब्रह्मा के सम्मान में? बताइए जरा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है। किसके सम्मान में? भगवान श्री जगन्नाथ जी के। उसको कहा भी जाता है जगन्नाथपुरी। कहाँ है? कमेंट करके बताना, जगन्नाथपुरी कहाँ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी उसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में, अभी हाल ही का तो नहीं कह सकते, ये क्या आपका है, ये जो ये क्वेश्चन आपको आप या तो जीके के तौर पर देख लें, ठीक है, या हटा दें इसको, ठीक है। जीके के तौर पर देखेंगे तो अच्छी बात है। 2011 में कांस्य पदक जीता था, कहाँ? विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता 2011 में कांस्य पदक किसने जीता था? इसका सीधा आंसर आपको बताया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा, ठीक है। तो जीके के तौर पर ये भी 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व क्या था? 2011 के अनुसार पूछा गया है ये, उसी समय की का होगा ये। और 2011 में वैसे भी जनगणना हुई, तब से हुई नहीं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या घन किलोमीटर, जो भी उसका होता होगा घनत्व का, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? आंध्र प्रदेश का तुमालापल्ली किसके सर्वाधिक निक्षेप डिपॉजिट के लिए विश्व के नक्शे में आ गया है? ये क्वेश्चन हमने कल के पेपर में भी कराया था, ठीक है, ठीक है। क्या बताया था कि कहाँ पर यूरेनियम का निक्षेप ज़्यादा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कल के क्वेश्चन अगर आपको याद होंगे, क्या हो जाएगा? यूरेनियम निक्षेप के लिए आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा फेमस है आजकल, ठीक है। आजकल क्या, उस समय का फेमस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आगे आपको। क्वेश्चन देखिए अगला, 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बहुराष्ट्रीय से क्या तात्पर्य है, यानी कि मल्टीनेशनल, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? मल्टीनेशनल का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो कई देशों में जा चुका है। क्या व्यक्ति के लिए होता है ऐसा कुछ? ये जो शब्द है, देखते हैं। दूसरा, सॉरी, ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य संचालन करती है, या ऐसा व्यक्ति जिसके पास कई देशों की नागरिकताएं होती हैं, या विकासशील देशों की सहायता के लिए स्थापित संगठन? बताइए जरा, मल्टीनेशनल का मतलब क्या होता है? अगर आपने पढ़ा होगा या आप थोड़ा बहुत जानते होंगे तो उसमें आपको आंसर पता चल जाएगा। क्या होगा मल्टीनेशनल का मतलब, या बहुराष्ट्रीय का मतलब क्या होता है? ऐसी कंपनियां, क्या होता है? ऐसी कंपनियां जो कई देशों में अपना कार्य संचालन करती हैं, ठीक है। मल्टीनेशनल का मतलब क्या है? कई देशों में अपना कार्य संचालन कर रही है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद अगला देखिए, अग्निशमन वस्त्र किसके बनाए जाते हैं, या किससे बनाए जाते हैं? यानी जो आग बुझाने वाले जो लोग हैं, वो जो वस्त्र पहनते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? ज़रा बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए ज़रा, इम्पोर्टेंट करिए इस क्वेश्चन को। क्या है, क्या होगा, बताइए ज़रा, क्या काय को बनाए जाते हैं? अभ्रक, एस्बेस्टोस, एटाइट, या टेल्क? बताइए अगर आप पता है तो, किसके बनाए जाते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉम्बे
एस्बेस्टॉस के, ठीक है, एस्बेस्टॉस के जो है अग्निशमन जो वस्त्र होते हैं वो बनाए जाते हैं, अलग से ड्रेस बनाई जाती है ना, देखा होगा आपने टीवियों में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको करते जाने हैं, बस लास्ट 7 क्वेश्चन बचे हैं और इसी के साथ अपना सेट पेपर खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं जल्दी से, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो आगे तक जाएगी कल के अपेक्षा। तो क्या है अगला क्वेश्चन है आपका, बराहमिर क्या है। तो पहले तो आपको ये बताना है बराहमिर कौन थे, कमेंट में बताना है। यहाँ पर क्या पूछा रहा है, किस सेंस में पूछ रहा है, बराहमिर क्या है। तो इन 5 में 4 में से बताना है, अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष शटल, पावर स्टेशन, एक प्राचीन खगोलज्ञ या खगोल शास्त्री। बताइए ज़रा क्या हो सकता है इसका आंसर, कौन है ये आपको बताना है, क्या है ये हम आपको अभी बता रहे हैं। तो इसका जो आंसर वो हो जाएगा कौन है, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष शटल का नाम क्या है, बराहमिर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगला अगला सवाल, किस चीज़ की को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है, यानी कि ऐसी इनमें से कौन सी चीज़ है जिसके सेवन से ही ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है। इम्पोर्टेंट सवाल है, ये भी आसान सवाल है। और भेड़ बकरी का मांस खाने से क्या सबका भरण पोषण किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। उसके अंडे खाने से ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। वनस्पति उत्पाद से हो सकता या मुर्गी के मांस से, तो ये मांस अंडा ये सब हो नहीं सकते, ठीक है। तो आपका जो बचा क्या, आपका आपको पता है वनस्पति से ही आधे से ज़्यादा जो प्रजातियाँ हैं, जनजातियाँ हैं, जीव हैं वो जीवित रह रहे हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य के विकिरण का परावैगनी सूर्य के विकिरण का परावैगनी प्रकाश किसकी परत के कारण या कौन सी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है और इम्पोर्टेंट है और आता भी है। तो आपको बताइए काय की परत है पृथ्वी के वायुमंडल में, ऑक्सीजन की है या हाइड्रोजन की है या हीलियम की है या ओजोन की। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन। आसान क्वेश्चन है और बता देंगे सब लोग, ठीक है। तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है और इसके लिए जो सम्मेलन हुआ था या प्रोटोकॉल हुई थी, उस प्रोटोकॉल का नाम क्या है, ठीक है। वो प्रोटोकॉल कब हुई थी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट आखिरी 3-4 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है, इंपॉर्टेंट चीज़। बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करने वाला मुख्य तत्व कौन सा होगा, तांबा हो सकता है क्या, क्रोमियम, कैल्शियम। कैल्शियम से इन सबसे तो होगी नहीं, कैसे होता है, या सीसा, किससे होगा बताओ ज़रा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, बड़े शहरों में वायु प्रदूषण करने का मुख्य कारण क्या है, कौन सा तत्व है, सीसा, लेड जिसे कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए ज़रा, अगला क्वेश्चन, जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है। यानी जैव निम्नीकृत जो अपशिष्ट होगा उसको किसकी सहायता से उपयोग में लाया जा सकता है या रूपांतरित किया जा सकता है। तो आपको पता है, बताइए ज़रा क्या होगा, जीवाणु, न्यूक्लियर प्रोटीन, रेडियो सक्रिय पदार्थ या विषाणु। तो इनमें से क्या हो सकता है, पहले तो ये देखा करो कौन क्या नहीं हो सकता। विषाणु कभी हो नहीं सकता, रेडियो एक्टिव पदार्थ हो नहीं सकते, प्रोटीन या जीवाणु में से कुछ होगा। तो आपको पता है प्रोटीन से चीज़ें नहीं बनती हैं। तो आपको अगर रूपांतरित करना है या उपयोगी बनाना है किसी वस्तु को या किसी अपशिष्ट को, तो क्या है, जीवाणु से उसको बनाया जा सकता है। ये तो आपको पता होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला, इनमें से कौन विषम है, यानी इन 4 में से जो अलग होगा। बताइए ज़रा क्या अलग है इनमें से, संगमरमर, चौक, चूना या बोझा चूना। तो अब ये साफ साफ दिख रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोझा चूना, क्योंकि ये सब क्या है, कैल्शियम के उत्पाद हैं। ये बुझा हुआ चूना यानी अभिक्रिया के बाद वाली क्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी एस का आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज के पेपर का, अमोनिया का एक गुण कौन सा है, इंपॉर्टेंट ये भी है। अमोनिया का एक गुण कौन सा है इनमें से, अमोनिया का एक गुण कौन सा है, यह जल में अम्लीय है। देखते हैं क्या होगा इसका आंसर, जल में अम्लीय है। दूसरा, यह गंध रहित गैस है। ये तो बिल्कुल गलत है। यह पीत गैस है। इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। देखिए ज़रा बताइए कौन सा हो सकता है। तो कौन नहीं हो सकता,
गंध रहे थे, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सबसे ज़्यादा गंध आती है सब। ठीक है, अवलेह है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, घुल जाती है जल में। ठीक है, देखो ये दोनों एक दूसरे क्या है, उल्टे हैं, तो ये इनमें से एक तो गलत हो ही होगा। पीली होती है, ये कह नहीं सकते। ठीक है, तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, लास्ट आंसर जो किसका क्या है, इसके जलीय विलयन में लाल में, यानी इसका मतलब क्या है, ये क्या है, क्षारीय होती है। क्या होती है, क्षारीय। ठीक है, हाँ, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने हो चुके हैं आज का सेट पेपर। ये रही उसकी पूरे सेट पेपर की आंसर की, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसके बाद आप पूरा एक बार पूरा अच्छे से सेट पेपर देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, क्वेश्चन जहाँ भी समझ में ना आए, जितने भी हाईलाइटेड क्वेश्चन हैं उनको तो विशेष तौर से याद रखें। ठीक है, आप चाहो तो इसको हम हटा सकते हैं जो इसमें निशान लगाए हैं, अदरवाइज सब समझ में आ रहा है ना। ठीक है, जहाँ आपको लगे कि ये समझ में नहीं आ रहा तो वहाँ पे हम उसको हटा दें। ठीक है, बाकी आपके सामने आंसर की है, आप देख सकते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको चाहिए हो अच्छे से देख सकते हैं उसको। हमने इसीलिए प्रत्येक क्वेश्चन को एक अच्छे से बड़ा किया है, बड़े करके दिखाया है आपको। ठीक है, ध्यान से देखना है, ध्यान से लगाना है वीडियो को। अगर जैसे आप पहली बार देख रहे हैं, पहली बार इन सब क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, तो आपको 2 बार वीडियो देखने से सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, और आप क्या है, आपके पेपर में, किसी भी पेपर में, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे वो SI का हो, चाहे वो SSC का हो, सब जगह आपका 1 से 2 3 नंबर 4 नंबर यहाँ से आएंगे ज़रूर। ठीक है, तो इस तरह के सेट पेपर के लिए अगर आपको लगता है कि हाँ ये सीरीज़ जो हमने शुरू की है अच्छी है, आपके काम की है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में यस या नो में जवाब देना है। और अपने जो भी स्कोर आप करते हो डेली का 50 में से, उनको कमेंट करना है। वीडियो को ज़रूरी नहीं है आप पूरा शुरू धीमे करके देखें, अगर आपको जिस हिसाब को 1.5 गुने में कंफर्टेबल लगता है तो आप 1.5 गुने में देखिए, 2 गुने में लगता है 2 गुने में देखिए। बस कहीं ना कैसे भी करके वीडियो को पूरा देखा कीजिए और अंत तक देखा करिए, जिससे क्या है आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आए और सबके आंसर आपको मिल पाए। तो अगर इस तरह की वीडियो और देखनी है तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें जिससे नए नए वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहे। ठीक है, तो कल जो हमने पूछा था कि अगर आपको लगता है कि UP टेट के लिए टैग वर्ड, C टेट के लिए टैग वर्ड की वीडियो बननी चाहिए, तो अब वो भी आप कमेंट करके बताइए, तो आपको बना के दे दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की वीडियो के लिए और आपको क्या है, केवल कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए धन्यवाद, खुश रहिए, सीखते रहिए।